द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2। एक बार हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है, सो दैट बिफोर मूविंग टू चैप्टर 3 हमारा एक बार रिवीजन वेरी क्विकली हो जाए, ठीक है। तो चैप्टर 2 किसके बारे में है? सीएसआर पॉलिसी, ठीक है ना। सीएसआर पॉलिसी, व्हाट इज सीएसआर पॉलिसी? जो कौन ने बनाया था? सीएसआर कमिटी ने, एज पर सेक्शन नंबर 135(3) में एक पॉलिसी जो बनाई गई थी, सबसेक्शन 3 135 सबसेक्शन 3 जो में क्या बनाई गई थी? एक सीएसआर पॉलिसी, जिसमें 3 वर्ड हमने पढ़े थे, याद है? पहला क्या था? पॉलिसी को फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड करना, पॉलिसी के अंदर में आप प्रॉपर कितने खर्चे होंगे वो बताना, एंड पॉइंट नंबर 3 उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना। ये सब हमने बात की थी चैप्टर 1 में भी, उसके बारे में हमने बात की थी पॉलिसी को लेके। तो चैप्टर नंबर 2 इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार फटाफट देख लो, पॉलिसी के बारे में बैकग्राउंड दिया हुआ है, आपको अच्छे से याद होगा कौन से एक्टिविटीज परमिसेबल नहीं है, याद होगी आपको अच्छे से। फिर से वो वापस से 6 एग्जांपल, कौन से? वो बिजनेस जो नॉर्मल कोर्स में आता है। रूल नंबर 2 क्लॉज डी, रूल नंबर 2D में बताया गया है कि कौन से एक्टिविटीज सीएसआर में नहीं आएंगी। फटाफट से, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो नॉर्मल तरीके से करते हैं वो सीएसआर में नहीं आएगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो एबनॉर्मल तरीके से करते हैं वो सीएसआर में आ सकता है, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल हमने बात की थी, देखो एक बार। एनी कंपनी जो इंगेज है किसमें? R&D में, न्यू वैक्सीन, ड्रग्स, ये सब बनाने में। अब अगर वो जब ड्रग्स बनाने के बाद इसको लोगों पे टेस्ट करवाती है, लोगों को फ्री में देती है, तो क्या ये सीएसआर में आएगा? यस सर। क्यों आएगा? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ऊपर से टेस्ट कर रहे हैं, लोगों को फ्री में दे रहे हैं, तो रेवेन्यू वैसे भी नहीं आ रहा है। और ड्रग्स कमाना या ड्रग्स बेचना, सॉरी, ये जो वैक्सीन बेचना, इनका रेवेन्यू है। फार्मा कंपनी का वैक्सीन बेचना फ्री में काम है कि रेवेन्यू वाला काम है? रेवेन्यू वाला। बट इफ दे गिव इट फॉर फ्री, ये सीएसआर में आएगा। बट अगर आप ड्रग्स बना के बेचते हो तो ये तो आपका कौन सा काम है? नॉर्मल बोस, और वो एग्जाम्पशन में आएगा, ठीक है, वो सीएसआर नहीं होता। दूसरा वाला, एनी एक्टिविटी जो इंडिया के बाहर होती है वो सीएसआर नहीं आता, बट उसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आप ट्रेनिंग देते हो किसको? इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल को, है ना। अगर मैंने बताया था आपको एग्जांपल, अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर एथलीट है हमारा कोई, है ना, और वो खेलने के लिए गया या गई है ओलंपिक्स में या देश के कोई भी बहुत बड़े इवेंट में जहां पर देश का नाम रोशन होगा, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज, सिल्वर, इस टाइप का मेडल के लिए लड़ने गए, और वहां पे उनको क्या चाहिए? एक ऐसा कोच, ट्रेनर, एक फिजियो, ये कोई भी ऐसा बंदा जो उनको सपोर्ट करे, और वो कहाँ पे अपने उठाया है? बाहर। और उसका खर्चा कौन भरा? कंपनी, एक सीएसआर के नाम पे। तो ये एग्जाम्पशन आ जाएगा? यस सर, क्योंकि आपने जो कहानी बताई उसमें एग्जाम्पशन आ रहा है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इफ यू गिव इट टू हाउ विच पार्टी? फिर तो भाई साहब बात ही मत करो, पॉलिटिकल पार्टी को दिया मतलब पक्का पक्का कुछ तो भी लंबी षड्यंत्र है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चौथा, इफ यू गिव इट टू एम्प्लॉइज, जिसको किसमें फायदा हो रहा है? कोड ऑन वेजेस में। इफ यू डू इट एनीथिंग फॉर जस्ट फॉर एम्प्लॉइज, जिसमें सिर्फ किसको पर्सनल फायदा हो रहा है? एम्प्लॉइज को। तो ये तो सर कहीं भी सीएसआर नहीं होगी, क्योंकि सीएसआर का बेनिफिशियरी शुड बी हु? जनरल पब्लिक, मास इंडिया, पैन इंडिया, ऐसा होना चाहिए। सिलेक्टेड लोग, उसमें भी वो सिलेक्टेड लोग कौन से है? आपके एम्प्लॉय। फिर तो सर ये तो आपने कौन सा काम किया? एक्ट वाला, क्योंकि एम्प्लॉय को कुछ फायदा पहुंचाना, साफ पानी पिलाना या कुछ करवाना, ये सब तो वैसे भी 6 में आएगा, क्योंकि 6 का मतलब क्या होता है? एनी थिंग विच यू आर डूइंग इट फॉर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, दोज ऑब्लिगेशन विच आर स्पेसिफाइड बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब उनका स्पेसिफिक लॉ। तो वो 4th और 6 बहुत एक दूसरे से बहुत हद तक क्या करता है? मैच। और पांचवा भी आपको याद होगा, इफ यू डू इट फॉर विच पर्पस? स्पॉन्सरशिप, वो भी सीएसआर में कवर नहीं होता है। और आपको ये भी याद होगा अच्छे से कि सीएसआर में स्पॉन्सरशिप की अमाउंट नहीं आएगी। वो स्पॉन्सरशिप करने से अगर इनडायरेक्टली आपको कुछ मार्केटिंग बेनिफिट मिलता है तो वो हम सीएसआर को क्लेम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल वापस याद करिएगा, मैंने एक हॉस्पिटल को क्या दिया? 100 बेड दिए, जहां पर वो पेशेंट्स को इलाज करा सकते हैं। वो बेड पे डालने वाला चद्दर दिया, उस चद्दर पे मैंने कॉर्नर में अपना ब्रांडिंग करवाई है। क्या ये करा सकता हूं कि नहीं करा सकता हूं? मैंने 100-200 बेडशीट्स दी है, किसको? हॉस्पिटल को। मैंने स्कूल में बहुत बड़ा ऐसे टीवी दिया, एलईडी टीवीज, और वो बोर्ड के नीचे में सैमसंग भी लिखा हुआ है, बाजू में हमें लिखा है स्पॉन्सर्ड बाय या प्रोवाइडेड बाय, हमने छोटा सा लोगो लगा दिया। क्या गलत है? सही है, सही है। इतना थोड़ा ब्रांडिंग करना, एक नाम लिखना गलत नहीं है। आपने पेड़ लगाए और पेड़ की बैरिकेड के ऊपर क्या लगा दिया? ट्री गार्ड। ट्री गार्ड के ऊपर में लिख दिया आपने नाम, गलत है? नहीं है सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा तो दे रहे हो सर, थोड़ा सा तो ब्रांडिंग मिलना गलत नहीं है। तो ये भी हमने बात की थी। तो रूल नंबर 2D में ये 6 बातें दी है जिसको सीएसआर कभी नहीं मान सकते, बहुत क्लियर हमने बात की थी। फिर से किसको मानेंगे? तो मानेंगे शेड्यूल 7 वाले को। 7 में से क्या क्या आता है?
तो बहुत लंबी लिस्ट आती है। सर याद है सर हमको ऊपर से तो याद हो सकता है, बट अंदर से भी इसमें बहुत सारे ट्रिक्स थे। इसमें आपको पता होगा पहला हमने कौन सा बात की थी, आपको याद होगा, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ, कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोष। याद है स्वच्छ भारत कोष का कंट्रीब्यूशन, आई हैव टॉट यू फ्रॉम एफिक्यूज। शेड्यूल 7 के एफिक्यूज में 5 फंड के नाम थे, याद है 5 फंड जल्दी जल्दी। पहला स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, तीसरा नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चौथा प्राइम मिनिस्टर का केयर फंड, और पांचवा एनी फंड जो वो 4-5 लोगों को फायदे में देता है। कौन से? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, ट्राइबल एरियाज, ओबीसी और माइनॉरिटीज, ऐसे कुछ नाम बताए थे। तो बस इतना आसान सा है, इसके अलावा कोई भी फंड नहीं आएगा। तो ये सब हमने बात की थी, उसके अंदर मैंने बात कर ली थी पूरी अच्छे से। तो ये पूरी कहानियां किसको लेकर है? पहले वाले। सेकेंड में प्रमोटिंग व्हाट? एजुकेशन। अच्छा उसमें एक बार चलो अपन रिवीजन कर ही रहे तो अच्छे से देख लेते एक बारी। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था मेडिकल एड देना, एक्सीडेंट विक्टिम्स को इलाज करवाना, ये भी किस में आएगा? आपके हेडिंग का नाम है पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन, बट हेल्थ केयर में तो आएगा कि फर्स्ट एड दिलवाना या फटाफट से लोगों को सुविधा मुहैया कराना, ये सब करवाना बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। फिर डिफरेंटली एबल पर्सन को ट्रॉमा केयर बना दिया। हाईवे पे आपने क्या बनाए? बड़े बड़े ट्रॉमा केयर्स या फिर कॉल सेंटर, जिसमें कि फटाक से फ़ोन करके पुलिस या फिर एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड टाइप का कुछ भी बुला सकते हो, ऐसे सुविधा बनाई आपने, तो ये भी काम में आएगा, ठीक है। फिर मिड डे मील याद होगा आपको, मिड डे मील के स्कीम बनाना, तो दैट बच्चों को स्कूल में खाना मिल जाए, और खाना मिल जाए तो क्या उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या उस घर के परिवार वालों को पावर्टी से इजात मिल रही है, क्योंकि पावर्टी मतलब घर में वैसी गरीबी बहुत है और पैसे नहीं खिलाने के, और ऐसे में अगर बच्चों को स्कूल में क्या मिल जाए? फूड, तो बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश, माँ बाप बच्चे को और स्कूल भेजेंगे, और स्कूल और भेजेंगे तो एजुकेशन भी बढ़ रहा है, आगे जाके वो भी फायदा होगा, है ना। फिर देश बढ़ रहा है, फिर वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो स्कीम में भी आप पैसा लगा दिए इनडायरेक्टली, क्योंकि मैंने बताया था ये भी आजकल ज़माना बदल गया, लेकिन अर्लियर डेज में लड़कों को भेजा जाता था स्कूल में, लड़कियों को तो बोला जाता था कि तुम्हारा काम घर पे बैठ के चूल्हा चौका चलाना या बच्चे संभालना, बस यही है। अब वो ज़माना बदल गया है, बट लॉ तो अभी भी सर कुछ गाँव के अभी भी रिमोट एरियाज, टिपिकल गाँव में तो आज भी होगा, आज भी कुछ स्टेट्स के इंडिया के कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी बाल विवाह होता है, जबकि बाल विवाह तो क्राइम हो चुका है ना। कुछ लोग आते हैं वहाँ से, है ना, तो वहाँ पे आज भी बाल विवाह होता है, ठीक है ना। अरे वापस, ठीक है ना, है ना। तो अरे वापस आओ, तो बाल विवाह ये आज भी क्या है? गलत है। एंड इफ समवन डज इट, तो अभी भी देखो, नहीं बाल विवाह का अपना एग्जाम्पल सिलेबस में नहीं आएगा, बट हमारा मोटो ये था कि आज भी बैकवर्ड थिंकिंग है कि यहाँ बच्चों को शादी करा दो, बच्चों को पढ़ने लिखने थोड़ी होता है ऐसा। तो अब अगर मैं ऐसे कुछ सेटअप करूँ स्कूल्स एंड कॉलेजेस या एकेडमिक्स, जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाने का मोटिवेट करूँ और मिड डे मील दे दूँ, तो इस चक्कर में माँ बाप किसको भेजेंगे बच्चों को घर से बाहर, खास करके फीमेल चाइल्ड को, जिनको भेजने का खर्चा कौन नहीं अफोर्ड कर सकता? पेरेंट। अच्छा हम बातें कर रहे हैं किसके लिए? गरीबों की, है ना। ये सब टॉपिक गरीबों का चल रहा है, कोई भी अपने आप को कंपेयर करके मत देखना, क्योंकि आप फील ही नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम का, फील ही नहीं कर पाओगे। सर हम तो गए थे बड़े डीपीएस स्कूल में, हमको तो कभी कुछ नहीं मिला था, उल्टा हमको तो 1.5 लाख रुपए देने पड़ गए थे फीस के। हाँ तो वो तो बराबर, तुम जाओगे डीपीएस में तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां की बात अलग है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ, इफ यू इमेजिन योर सेल्फ यू विल नेवर फील दिस चैप्टर। आपको फट से कहाँ जाना है इमेजिन करते हुए? यू जस्ट गो टू अ रिमोट विलेज, जहाँ पर वो बताया मैंने आपको, बच्चा स्कूल घर से निकल रहा है, शर्ट पैंट लेकिन नीचे चप्पल पहन रहा है बेचारा, क्योंकि चप्पल जूते पहनने के लिए पैसे हैं, चप्पल से उसका बस्ता है, बस्ते में से नीचे छेद है, उसमें से सामान बाहर गिर रहा है, क्योंकि बैग भी सिलने का टाइम नहीं मिल रहा है, नया बैग तो क्या ही लेंगे। बिल्कुल टिपिकल एकदम गांव का स्कूल, जहाँ पे फंड्स नहीं है माँ बाप के पास बच्चों को स्कूल भेजने के, ऐसा इमेजिन करो तो आपको जल्दी समझ में आएगा चैप्टर। इफ यू फील योर सेल्फ ना, यू विल से सर ये तो कहाँ होता है सर, ऐसा कहाँ मिलता है मिड डे मील, तो आपको नहीं मालूम है क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है शायद ऐसा। तो यू नीड टू फील लाइक दिस, है ना। वापस तो ये सब हमने बातें कवर करी थी, ये हो गया पहला। दूसरा हमने बात करी थी प्रमोटिंग एजुकेशन, जिसमें कौन से एजुकेशन आएंगे? बेसिक तो आएंगे ही, मतलब जहाँ पे भी आंगनवाड़ी, नर्सरी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब वो तो आएगा ही आएगा। पर हम बात करें कौन से एजुकेशन की? स्पेशल, यहाँ पे मैंने बताया था शायद आपको, इफ यू ट्रेन ड्राइवर्स, जिससे कि क्या कम हो जाए? एक्सीडेंट्स। ड्राइवर की कोचिंग, ड्राइवर को प्रॉपर मैनुअल दिया जाए, उनकी प्रॉपर एकेडमिक्स हो, तो क्या ड्राइवर जो चलाए, खास करके गाड़ी या हम चला रहे वो अलग, मैं बताऊँ जो ड्राइवर चलाते गाड़ी या हिल एरियाज में, खास करके मुझे आपने देखा होगा कई वीडियोस रील वील में, पहाड़ों पे नहीं क्या गाड़ी चलती है, ट्रक चलता है, एकदम पतला सा रोड, दोनों तरफ खाई, और एकदम से वो टर्निंग पे दूसरी गाड़ी आ जाती है। एंड इफ यू सी सम रील्स एंड वीडियोस, तो आपने कभी देखे होंगे भाई साहब क्या स्किल से बंदा मतलब ऐसा कट मार रहा होता है कि उसका एक चक्का हल्का से नीचे उतर जाता है,
और फिर भी वो टर्न लेते हैं बराबर, है ना, हैवी ड्राइवर बस। तो हैवी ड्राइवर वाले जो लोग हैं, तो ये लोग, मैं उत्तराखंड मतलब पूरी नॉर्थ में, जम्मू, उत्तराखंड, लद्दाख वद्दाख, इस तरफ में ऐसे लोग मिलेंगे आपको। आप ऐसे लोगों को, वो तो चलो स्किल प्रैक्टिस से ही आती है, बट फिर भी लोगों को ट्रैफिक के रूल्स पढ़ाना सिखाना जरूरी है। नहीं तो आजकल हाईवे में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट। आजकल सारे रोड कौन से बन रहे हैं, पहले जमाने में रोड डांबर के हुआ करते थे, आजकल रोड बनते सीमेंट के। सीमेंट में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किस बात के हो रहे हैं, टायर फटने के, क्योंकि गाड़ी चलती है बहुत स्पीड में। गाड़ी जितनी स्पीड में चलेगी, और सीमेंट क्या करता है, हीट खींचता है, तो रोड, सीमेंट वाले रोड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होता है। सीमेंट के रोड पर अगर आप गाड़ी चलाओगे बहुत फास्ट में, तो टायर क्या होंगे, गर्म। अभी टेक्निकल बातें आपको शायद फील समझ में आ रही होगी, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो गाड़ी के टायर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, और गाड़ी के टायर अगर गर्म हो गए तो बस्ट हो जाते हैं। तो बस्ट हो तो खड़े खड़े वो गाड़ी 4 से 5 पलटी मार के निपटती है। तो सोचो अंदर में क्या हो सकता है लोगों के साथ। तो ये सब छोटी छोटी बातें है, बट लोगों को जानना जरूरी है। और इस सब के लिए जरूरी क्या है, ड्राइवर्स की क्या देना, ट्रेनिंग, मास्क हो पूरी इंडिया में। इसलिए मैंने बताया भी था आपको, रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, इसकी सीरीज भी जल्दी, क्रिकेट मैचेस वगैरह, सो दैट वहाँ के वजह से हम रोड सेफ्टी को बढ़ावा दे। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेट सब लोगों को, चिल्ड्रन को, वुमेन को, इवन एल्डरली लोगों को। मतलब पता होगा आजकल, अगर जो लोग जॉब कर चुके हैं, बुजुर्ग लोग, अब जब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आजकल वो ट्रेंड आ गया है कि वो भी होता है। जैसे मेरे पापा को आजकल नया चस्का पड़ा है, वो शेयर मार्केट सीख रहे हैं, वो शेयर मार्केट सीखते रहते हैं। और मुझे जाते जहाँ वहाँ से कुछ नहीं पूछते, मुझे पूछते रहते हैं, बोले आप जहाँ सीखने जा रहे हो उनसे बात करा करो। तो मुझे पूछते रहते हैं, ये ऐसा कैसे हो गया, ये वैसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। अच्छी बात है, प्राउड है। अब मैं मस्ती में बोल रहा हूँ, तो आप, मैं तो, मेरे मामा बोलेंगे तू जब बच्चा था तक तो हमने सिखाया, आया तो ये फिर एकदम इमोशनल में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आई टेल देम, बट फिर भी मेरा बोलना मतलब कि उनको चस्का बढ़ गया। अब क्या ये चस्का अगर और बढ़ जाए तो कैन ही गिव एग्जाम ऑफ NISM एग्जाम्पल, वो भी दे दिए भाई साहब, स्टॉक ब्रोकर बन गए, सब ब्रोकर बनने चले गए। तो क्या एक तरह का सेल्फ डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप चल गई। जो इंसान ने जिंदगी भर जॉब करी है, आज वो क्या बनना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर। तो अरे भाई अच्छी बात है, क्या दिक्कत, जब तक सांस चल रही, जब तक बढ़िया हाथ पे संभाल है, करो अच्छी अच्छी एक्टिविटी। तो मेरा पापा में चस्का लग गया। कुछ लोग कुछ और सीखते रहते हैं, सीखो सीखो, जितना सीखना है उतना सीखो। तो उससे सीखना है, तो वो एजुकेशन को अगर हम डालें जिससे लोगों का स्किल बढ़ रहा है, तो क्या ये पैसा हम लोग बुक कर सकते हैं CSR में, ऐसी एक्टिविटीज। हाँ, बट अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं मेरे पापा, वो पैसा ले रहे हैं 15-20 हज़ार रुपए, तो वो पैसा CSR में नहीं आएगा। अगर वो पढ़ रहे हैं कहाँ पर, पढ़ाने वाली एक संस्था लोगों को फ्री में पढ़ा रही है, और फ्री में पढ़ा के उनके पैसों को कहाँ खर्च कर रही है, CSR में, तो ये पैसा बुक कहाँ किया जा सकता है, CSR के लिए। तो पॉइंट नंबर 2 में एजुकेशन ज्यादातर आता है। पॉइंट नंबर 3 में मेजरली क्या आएगा, जेंडर इक्वालिटी, जहां पर हमने बात करी थी वुमेन्स के लिए, सेटिंग अप होम करना, किसके लिए, वुमेन, औरतों के लिए, अनाथों के लिए, ऑर्फन्स के लिए, ओल्ड एज होम बनाना, डे केयर, जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप को, खास करके माँ को जॉब पे जाना होता है, और वो मैंने बताया था कि अगर बिकॉज उसको एक बच्चा है और बच्चा पालना है, संभालना है, इसलिए अगर वो घर रहेगी, तो ये भी एक तरह की वुमेन एम्पावरमेंट की बैकवर्डनेस है। कि जिस औरत ने पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ किया, मतलब आप अपने आप को फील कर देखो, आपको कितना अजीब लगेगा, आप सब CS बन गए, सब कुछ कर लिया, आफ्टर दैट यू गेट मैरिड, यू गेट अ किड, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट किड आपको घर पे रहना पड़ेगा 3 साल, 2 साल, डिलीवरी के पहले भी रहना पड़ेगा, डिलीवरी के बाद ही बच्चों को संभालना है। ऐसा करके अगर आप 2-3 साल अगर CS से कट गए, तो वापस बाउंस बैक करना ईजी होगा कि टफ होगा, टफ होगा। और फिर आपको अपने ऊपर ये आएगा कि यार इतना पढ़ लिख के क्या किया। तो अगर मैं चाहूँ, मैं बोलूँ आपको कि अगर ऐसा करने की जगह पे, इफ़ यू हैव अ किड, देखो किड तो होना जरूरी है क्योंकि फैमिली इंडियन कल्चर में रहता है, आपको किड है तो आप क्या करो, कम से कम उसको ऑर्फनेज में, सॉरी अपना आप कहाँ डाल दो उसको, डे केयर सेंटर में। हाथ जोड़ के मांग मांगता हूँ, आपने उसको डाल दिया डे केयर सेंटर में, ठीक है ना। वापस वापस आए तो तो आपको फायदा मिल रहा है, आप अपने काम को अचीव कर पा रहे हैं, और बच्चे का भी केयर हो रहा है। अच्छा, जिस बच्चे को आपने डे केयर में रखा हुआ है, वो बच्चे को वहाँ पे बहुत सारी ट्रीटमेंट मिलेगी, है ना, वहाँ पे जो सुविधाएं होती है, गेम्स एंड ऑल, उससे बच्चा भी डेवलप हो रहा है, तो वो भी खुश, और आप एज अ फीमेल आप खुश कि आप क्या कर पा रहे हो, अपने ड्रीम्स को जी पा रहे हो, आपकी फैमिली खुश है क्योंकि सब अच्छा, मतलब सभी खुश हो रहा है क्योंकि एक तरह से आपने मैनेज किया। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, हो सकता है जहाँ पे हम ये सब काम करें, खास करके कौन से लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के लिए। ठीक है, फटाफट से चलो, तो ये हो गया। चौथा हमने बात की थी
इफ यू डू सम एक्टिविटीज फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसमें सबसे ज्यादा आएगा आपका प्लांटेशन, प्लांटेशन या फिर समथिंग विच यू रिजर्व या प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्स। कोल को यूज ना करो और बदले में किसको यूज करो, सोलार को। जितना सोलार यूज होगा उतना कोयले का खपत कम होगी। और कोयला कौन सा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स। वाटर कौन सा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स। तो जो भी रिसोर्स नेचुरल है उसकी खपत कम करो, उसको कंजर्व करो, बचा के चलो, कंजर्व करो। और जितने रिसोर्सेस बना सकते हैं सोलार के थ्रू, आपने पैनल बनाए। अभी कल का एग्जांपल में देख रहा था, इफ यू हैव सीन मुंबई इंडियंस की मैच थी, इफ यू रिमेंबर, तो व्हाट मुंबई इंडियंस डिड, 18,000 बच्चों को और क्या पूरा बताइए फ्री में लेके आए। और उसके साथ में और क्या किया, वो सब छोड़ दो, वो मत बताओ। मुंबई इंडियंस का मेन क्या था, दे हैव इवन प्रेजेंटेड रिलायंस फाउंडेशन की हेल्प से उन्होंने 18,000 बच्चों को सीएस इनिशिएटिव में हेल्प कराई, किट विट दिया, मैच भी लेके आए। मैच में लाना सीएसआर नहीं हो सकता, मैच में लाया तो सीएसआर कैसे होगा, सोचने वाली बात है। उन्होंने बच्चों को बुलाकर उनको किट वगैरह बंटवाई और मास पब्लिकेशन में हेल्प भी करी, मैच भी दिखाया, थोड़ा डेवलपमेंट भी हो गया एक तरह से, बच्चों को आगे बढ़ना वगैरह टाइप का, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी किया एमआई ने। और एमआई किसके अंडर में आता है, रिलायंस, रिलायंस फाउंडेशन के हेल्प के थ्रू वो किया। ऐसे कुछ भी काम हम कर सकते हैं। आई वॉज सिंग दिल्ली, दिल्ली ने परसों क्या किया था, वो सोलार के लैम्प बांटे थे। दिल्ली के टॉस के समय में एक लेडी थी, खास करके राजस्थानी लेडी थी, वो आई और उन्होंने एक कैप्टन को बल्ब पकड़ा सोलार का और एक कैप्टन को सोलार पैनल पकड़ाया। इफ यू रिमेंबर, दिल्ली का टॉस हुआ था और दिल्ली के पैसे किस पे यूज हो रहे हैं, दिल्ली था या हैदराबाद था, राजस्थान था, सॉरी पिंक वाला, हाँ राजस्थान था, सॉरी राजस्थान की टीम थी वो। तो राजस्थान की टीम ने वो बल्ब पकड़ाया एक कैप्टन को, आई गेस फाफ डुप्लेसी को, क्योंकि राजस्थान की मैच आरसीबी से थी, है ना। तो आरसीबी के कैप्टन फाफ डुप्लेसी को शायद बल्ब पकड़ाया था और संजू सैमसन लिवो लेके खड़ा था सोलर पैनल। एंड उसके साथ साथ उन्होंने पूरे इंडिया भर में ये प्रमोशन भी किया कि हम इसको लगाने वाले। तो दिस इज अगेन गुड जेस्चर। तो ऐसे एग्जांपल्स आप करोगे तो ये एक तरह का किसमें आएगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सब में भी आएगा, फ्लोरा फौना वगैरह। तो ये एग्जांपल हमने पढ़ा, फोर्थ वाला। फिर हमने कवर किया फिफ्थ वाला, नेशनल हेरिटेज। यहाँ पे मैंने बताया था आपको सारे साइट्स के बारे में, जो कौन सी साइट्स थी, प्लीज बातें करें, ध्यान रखें, कौन से एग्जांपल्स हमने बात की थी, हिस्टोरिकल साइट्स, आर्कोलॉजिकल साइट्स, वो सारे एग्जांपल जहां पर देश की धरोहर है, देश की बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं और वो पैसा सीएसआर में बुक किया जा सकता है। फिर सिक्स में तो बता दीजिए, ज्यादातर नहीं था इसमें कुछ पढ़ने के लिए। यहाँ पे मेजरली आपने क्या किया है, बेनिफिट्स ऑफ आर्मी के लिए काम किया है। हालांकि मैंने बताया था सारे जगह पे आप काम करेंगे, आर्मी के लिए आप ज्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि सेंसिटिव एरिया है। इफ यू डू सम गुड्स सर्विसेज, अगर आपने आर्मी के लिए क्या बनाया, कोई कपड़े बनाए, क्या जरूरी है वो आर्मी वाले कपड़े पहने, नहीं, क्योंकि उनके जो कपड़े होते हैं वो उनको ठंडी से बचाने का काम करते हैं और शायद वो काम आप अच्छे से नहीं कर पा रहे। जो शूज आप दे रहे हैं आर्मी वाले लोगों को, वो शूज आपके शूज रिबॉक या एडिडास के हो सकता है, बट ये शूज आर्मी वालों के लिए काम नहीं आएंगे क्योंकि उनको -40 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ के अंदर पैर घुसा के रहना है, चलना है। ऐसी जगह पे वो शूज आप नहीं दे सकते, तो वो शूज के खर्चे नहीं होंगे। बट हाँ, उनकी जो वॉर विडोज हो सकती है, ये वाले वॉर विडो, या फिर मैंने आपको बताया था आईसीसी एग्जाम्पल कौन सा वाला, शहीद की बेटी सर्टिफिकेट, उसमें आप शहीद की बेटी के पढ़ाई लिखाई के लिए क्या करते हो, कंट्रीब्यूशन करते हो। बहुत अच्छा क्या है, ये एक इनिशिएटिव है। ऐसे कोई भी इनिशिएटिव जो किसको बेनिफिट पहुंचाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कुछ खुद नहीं करना है, यू नीड टू टेक सम इनिशिएटिव्स, है ना। आप कुछ एक्टिविटीज करो जिनकी उनको फंडिंग जाए, उनके लिए सामान मत भेज देना। उनके लिए हमने फूड भी भेजा तो फूड शायद ग्रेड 2 का हो सकता है, और वो अगर कौन खा ले, हमारे जैसे जवान, तो वो उनको तकलीफ दे सकता है, जो हम नहीं अलाउ करेंगे। हम मतलब हम क्या अलाउ करें, मैं कौन होता अलाउ करने वाला या नहीं करने वाला, वो मिलिट्री वाले उसको रिजेक्ट कर देंगे। कोई भी चीज़ जो उनको आर्मी वालों को तकलीफ दे सकती है, हमारे आर्मी भी नहीं, सिर्फ आर्मी नहीं बोलना है, आर्मी, एयर मतलब नेवी और आपका बटालियन, तीनों लोगों को, एयरफोर्स वाले खास करके, तीनों लोगों को, तीनों को भी आप दे देंगे। मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सब के लिए आप एक्टिविटी, बेनिफिट्स के लिए कुछ एक्टिविटी कराइए, है ना। ऐसा हमने बात की थी, तो ये भी आपने ध्यान दिया होगा। फिर सेकेंड लास्ट हमारा क्या था, इफ यू कंट्रीब्यूट टू, या इंक्यूबेटर। व्हाट इज इंक्यूबेटर इन दैट, दो एग्जाम बताए थे। इसमें बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के नाम है, जैसे हमने पढ़ा होगा, आईआईटी सुना होगा, आईआईएम सुना होगा, आयुष बताया था मैंने आपको, है ना। ए फॉर आयुर्वेदा, यू फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। तो ये 5 जगहों पे ट्रीटमेंट में, डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ काम हो रहा है तो यू कैन कंट्रीब्यूट टू आयुष, यू कैन कंट्रीब्यूट टू डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में आ सकता है, ठीक है, CSIR, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सब में अगर आप पैसा क्या करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, तो ये भी पैसा समाज के क्या आएगा, काम में आएगा, और इसकी वजह से देश में और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ICMR का एग्जाम मैंने अभी रिसेंटली लिया था, ICMR दवाई बनाती है, वैक्सीन बनाती है, जितना हेल्प आप उनको करेंगे उतना वो ICMR आगे बढ़ेगा, देश के लिए अच्छी वैक्सीन बनाएगा, है ना। रिसेंट में उन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई, जबकि नॉर्मली इफ यू सी दैट कोविड वैक्सीन वॉर वाली मूवी, ऐसा बोला जाता था कि इसके पहले जब भी कोई वैक्सीन बनी इंडिया में 12-12 साल लग गए वैक्सीन बनाने के लिए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 1 साल के अंदर क्या बन गई वैक्सीन, बन के ट्रायल वेल होकर उसका टेस्टिंग भी हो गई, लोगों को अप्लाई भी किया गया, और लोगों तक अब्रॉड में भी क्या किया गया, एक्सपोर्ट। नॉर्मली तो हमने वैक्सीन इंपोर्ट ही की, बट एक्सपोर्ट भी की गई, है ना। और अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है, आजकल बोलते हैं ना कि लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो यंग लोगों को इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीन के, जैसे ऐसा बोला थेरी है। और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वैक्सीन बहुत जल्दी बन गई, तो कई चीज़ बोलते, कई चीज़ बहुत जल्दी बन जाने में भी रिस्क होता है, तो ये बहुत जल्दी बन गई। अब वैसे बहुत जल्दी क्या मैं सर, 1 साल बाद बनी है, 1 साल इस बहुत जल्दी, क्योंकि जहाँ पर ट्रायल्स होते हैं वहाँ पे 8-8 साल 10-10 साल लगे हैं इसके पहले भी। तो जब जो काम 10 साल में होता है, अगर वो काम 6 महीने में हो जाए, 8 महीने में हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग ट्रायल के साथ नहीं गुजरा है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी एक रिस्क है। बट ठीक है, यू अभी वो अपन नहीं बात कर रहे हैं, अपन बात करें इन सबको हेल्प करना जिससे कि इनको डेवलपमेंट मिले, है ना। यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रूरल और स्लम बहुत हद तक सेम चलता है ना, बस फर्क क्या है, स्लम्स कहाँ होते हैं, अर्बन एरिया में, पर रहते कैसे है, रूरल जैसे, बस इतना ही ध्यान फर्क है। बाकी एंड में दोनों जगह पे वॉशरूम की कमी है, दोनों जगह पे रस्तों का अभाव है, लाइट सुविधा, वेंटिलेशन, सबका अभाव है। तो जो जो अभाव कहाँ है रूरल में, वो सारे अभाव कहाँ मिलेंगे आपको, स्लम में भी। और स्लम और रूरल को दोनों को आप साथ भी पढ़ सकते हो, कुछ नया नहीं है सच, ठीक है ना। देखो वही बेसिक बेसिक एग्जाम्पल वही है, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन और वाटर। और स्लम में एग्जाम्पल आपको मैं याद करना है, मैंने बताया था एग्जाम्पल ऑफ, इफ यू रिमेंबर यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दैट स्लम सॉकर, जहाँ पर स्लम के बच्चों को सॉकर करके, सॉकर का पूरा क्या बनाया गया, वर्ल्ड कप, है ना। तो नागपुर में बताते करेक्टर है विजय बारसे करके, एंड व्हाट ही डिड इज ही गिवन मनीज टू स्लम पीपल। स्लम बच्चे वहाँ पे, नागपुर के स्लम बच्चे क्या क्या करा करते थे, स्लम के बच्चे तो क्या करते होंगे, मारा पिट्टी, गुंडागर्दी, ड्रग्स, लोगों को पीटना, वो चेन स्नैचिंग, ये सब बस करते रहते। अब ये सब करते समय इफ दे डू दिस, तो प्रॉब्लम क्या होती थी, वो लोग बहुत गलत जगह जा रहे हैं। तो ऐसे में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने, विजय बारसे ने क्या किया, उन बच्चों को बोला कि हम आपको पैसे दिया करेंगे, आप क्या कराओ, ये सब छोड़ के फुटबॉल खेला करो। और बच्चों को फुटबॉल खेलने की आदत लगाई, इतनी आदत लगा दी कि बच्चों ने फुटबॉल खेल खेल के आसपास के लोगों में इतना डेवलपमेंट हुआ कि लिटरली वहाँ के लड़के लोग वो गंदी हरकतों से थोड़ी बाहर निकल गए, एंड देयर ऑब्सेशन वाज फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। इतना बढ़ गया कि फुटबॉल पहले शुरू किया नेशनल लेवल पे, मतलब नागपुर में टूर्नामेंट अरेंज की गई थी, इसका पेपर में हर तरफ कवरेज है। मैंने बोला ना, सत्यमेव जयते में भी वो भाई साहब आए थे, जब आमिर खान सत्यमेव जयते लिया करता था, और वो भी आए थे उसमें। और उस पर फिर मैंने बताया उसकी मूवी बन चुकी है, झुंड नाम की मूवी बनी, जो अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है उस विजय बारसे का। तो वो मूवी कभी आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे वो एक्टिविटी हुई है। और वहाँ पे बच्चों के स्लम करते 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 ऐसा हो गया, स्लम सॉकर वाज अ कंसेप्ट विच हैज टेकन इन होल इंटरनेशनली। अब तो वर्ल्ड में भी जहाँ पे भी स्लम्स है ना, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे स्लम्स है ना, देखा होगा आपने। तो उस तरह के लोगों के, सब तरफ के लोगों को स्लम सॉकर में क्या किया गया, इन्वॉल्व, बराबर। तो ये भी एक एग्जाम्पल था। लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट इज दैट, डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो काम थोड़ी देर पहले हमने पीएम रिलीफ फंड पढ़ा, या पीएम केयर, सॉरी पीएम केयर पढ़ा। पीएम केयर में क्या होता है, हम पैसा जाके दे के आते हैं। बट अगर हमारी कोई संस्था जो क्या करना चाहे, लोगों के रिलीफ में हेल्प करना चाहे, तो क्या हम वैसे भी संस्था बना सकते हैं, यस। जैसे मैंने बताया था खालसा के बारे में, है ना, खालसा रेजिमेंट, खालसा.in, मतलब सिख लोग, खास करके आरएसएस के जो लोग होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। सिख वाले तो मैंने बता दिया आपको। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते हैं। ऐसा हम भी अपने एक प्राइवेट क्या बना सकते हैं, एनजीओ, संस्था, जो क्या करे, डिजास्टर में फट से पहले पहुंचे और क्या करे, लोगों को बचाव कार्य में हेल्प करे। ऐसा अगर करना चाहे, और ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा। इफ यू वांट टू डू इट सम एक्टिविटीज, वी नीड फंड्स। और फंड हमको कहाँ से मिल सकता है, CSR से।
और सीएसआर के पैसों को हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। इतने सारे एग्जाम्पल करने का एक लिस्ट क्या पढ़ी हमने, समझने वाली बात ये थी कि सीएसआर की एक्टिविटी में दो कैटेगरी थी, है ना। एक कौन सा शेड्यूल 7 और एक रूल नंबर 2D। तो शेड्यूल 7 क्या करता है, अलाउ करता है कि नहीं करता है, अलाउ करता है जो एक्टिविटीज दी हुई है। और रूल नंबर 2D के जो 6 एक्टिविटीज है वो अलाउ नहीं करता। 6 एक्टिविटी याद हो गई होंगी आपको अच्छे से, है ना, बहुत ही थी। नॉर्मल कोर्स पे करना, पॉइंट नंबर 2 इंडिया के बाहर जाके काम करना, पॉइंट नंबर 3 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को देना, चौथा कोई काम एम्प्लॉय के लिए करना, पांचवा कोई स्पॉन्सरशिप, छठा कोई चैरिटी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये 6 एक्टिविटी यहाँ नहीं आती, रूल नंबर 2D मना करता है। उसको छोड़ के जो भी हमने पढ़ा शेड्यूल 7 के 12 एक्टिविटीज, ये सारे के सारे एक्टिविटीज है ना, 12 एक्टिविटीज है ये। इसके अलावा नई नई एक्टिविटी आ सकती है। जैसे सर आपने, कोई बच्चा बोले सर आपने हर घर तिरंगा नहीं पढ़ाया, आपने हर घर तिरंगा नहीं पढ़ाया, आपने कोविड नहीं पढ़ाया, तो ये सब टेम्पररी रहता है, बीच बीच में आते हो चले जाता है। 2022 में एक हर घर तिरंगा आया था, अब नहीं हो सकता। अब मैं अगर पैसे दूं तिरंगा झंडा बनाने के लिए, अच्छा एक्टिविटी है, और उसका सीएसआर में पैसा क्लेम आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज हर घर तिरंगा वाला कैंपेन नहीं चल रहा है। वो चल रहा था आज़ादी के 75वें साल 2022 में। कोविड के लिए कोई भी काम आज यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कोविड गवर्नमेंट की नजरों में आज खत्म हो चुका है। तो आज अगर आप कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे लोगों को मास्क बांट रहे हो फ्री में, तो लोग ले भी लेंगे और उसका पैसा सीएसआर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ बोलते सर इसकी जरूरत नहीं थी ऐसा है। इफ यू गिव द बॉटल ऑफ सैनिटाइजर, आज कोई काम नहीं आएगा, आज वो खर्चा आप कर भी लोगे तो वो पैसा क्लेम नहीं कर पाओगे सीएसआर में, ऐसा। तो ये सब एग्जाम्पल आपको है। हाँ, बट अगर सैनिटाइजर की बॉटल आपको क्लेम करनी है तो वो कहाँ जाना पड़ेगा, रूल डी के। ये तो पहला एग्जाम्पल, जो काम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है वो नहीं आता, बट अगर सैनिटाइजर की बॉटल मैं फ्री में बांट दूं, फ्री में, और वो भी करोड़ों लोगों को, तो आ जाएगा, क्योंकि मैं फिर उसको रूल 2D के पहले एक्सेप्शन में घुसा दूंगा। क्या बोल के कि सर आपने बोला था कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मल तरीके से सीएसआर नहीं होता, नॉर्मल बिजनेस को अगर आप एबनॉर्मल तरह से करें तो सीएसआर में आ सकता है। तो ऐसे तो बहुत अजीब अजीब एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, ये वही लिस्ट है पूरी, ये नया कुछ भी नहीं है। शेड्यूल 7 को फिर से क्या कर दिया है, एक जगह पे शॉर्ट में लिस्ट डाल दी, सब सारे एग्जाम्पल वही है टिल लास्ट तक के, जो जो नए नए डेवलपमेंट हुए 2013 से 2024, 13 से 24 के बीच में क्या क्या होते गया, है ना। पीएम केयर वाला फंड, पीएम रिलीफ फंड, स्लम प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा, ये सब डे 1 से नहीं थे। 2013 जब आया था तब स्लम डेवलपमेंट या फिर क्लीन गंगा अभियान, स्वच्छ भारत कोष, ये सब स्टार्टिंग से नहीं था। ये बाद में सब क्या हुआ, एड ऑन होते गया, ठीक है। ये सब जो मैंने बताया थे पूरे कंट्रीब्यूशन, डीआरडीओ, आयुष, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईआईटी, ये सब जो पढ़ाया मैंने आपको लास्ट टाइम, सब कुछ धीरे धीरे क्या होते गया, ऐड होते गया, ठीक है। तो एज ऑन डेट ये सब बातें आ गई है। फिर ये रिपीट हो रहा है जो पढ़ने जरूरत नहीं थी आपको, एक्टिविटीज नॉट कंसिडर्ड एज सीएसआर, सीएसआर, वही वाला पहला वापस से ए, वही 2 नंबर पॉइंट इंडिया के बाहर, वही 3rd। मतलब इतने बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो ऐसे भी हो गया कि सर ये तो याद ही हो गया है, अब बार बार क्या ही पढ़ना है। फिर भी आई एम ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग वेरी सिंपली। चौथा वेजेस वाला, पांचवा छठवा, हाँ इस पर आपको सबसे ध्यान रखना अच्छे से। हम जो बात कर रहे थे एम्प्लॉय, हु इज एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय नहीं होता जो आप मानते हो। एम्प्लॉय वो होता है जिसको कौन डिफाइन किया है, कोड ऑन वेजेस एक्ट। और आप लोगों ने किसी ने भी कोड ऑन वेजेस एक्ट कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो आया ही अभी 2 साल पहले है, और आप पास हुए तब आपके लेबर लॉ में वो नहीं था। अभी जो नया SBIL बना है, आपको SBEC था। अभी जो नए नए बच्चे हैं जो अब आएंगे इस जनरेशन में, अब जो आगे जाके CSR सब्जेक्ट लेंगे, उनको क्या पढ़ के आएंगे वो लोग, SBIL। और SBIL का जो IL का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल लॉस, लेबर लॉस, और 40 मार्क का लेबर लॉ उन लोगों, तो वो पक्का पक्का इसे पढ़ के आएंगे, तो उनको थोड़ा सा क्या होगा, हिंट होगा। बट आपको बिल्कुल भी नहीं है कोड ऑन वेजेस की। तो लॉ ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन जिसमें कौन नहीं आता, अप्रेंटाइज, है ना, कुछ आप बोल रहे थे, हाँ ठीक है, एनी पर्सन में कौन नहीं आएगा, अप्रेंटाइज नहीं आएगा। बाकी कोई भी काम आप करो, कोई भी काम करो, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी प्रकार का वर्क, अगर आप वर्क कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, 2-3 वर्ड पर अंडरलाइन करना बस इंपॉर्टेंटली। पहला वर्ड कोई भी पर्सन चलेगा मेरे को, बट वो किस पे काम करना चाहिए, वेजेस पे। अगर किसी एम्प्लॉय को क्या मिल रही है, सैलरी, तो वो इंग्लिश में
एम्प्लॉय होता होगा, पर लॉ की भाषा में वो एम्प्लॉय नहीं है। बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लॉ में आप लोग को जानना जरूरी, केस लॉ क्या होगा। अब केस लॉ के हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है, बट केस लॉ ऐसे बन तो सकते ही है कि एम्प्लॉय कौन होता है। तो एम्प्लॉय मतलब एनी पर्सन जो वर्क इसमें कर रहा हो वेजेस पे, ही शुड बी एम्प्लॉयड। व्हाट इज एम्प्लॉयड? उसको हायर किया गया हो। जो बंदा टेम्पररी काम करता है, डेली वाले पता है, डेली वर्कर, दिहाड़ी वाले मजदूर, ऐसे लोगों को हम क्या नहीं मानते? एम्प्लॉय नहीं मानते। एम्प्लॉय मतलब जो परमानेंटली हमारे ऑफिस में हायर पे रखा गया है, ये एम्प्लॉयज है। और फिर वो कोई भी काम करे इंडिया में वो चलेगा अपने को, वो सब हमारे कौन है? एम्प्लॉय। बट कौन एम्प्लॉय नहीं होते? आर्म फोर्सेस। अब मुझे बताओ, आर्मी के लोग पेंशन के लिए, पीएफ के लिए, बोनस के लिए, ग्रेचुटी के लिए एम्प्लॉय होते होंगे क्या? जो मैं जो पूछ रहा हूँ सोचिए, बताओ अच्छे से। आर्मी के जो जवान है वो पीएफ पर्पस के लिए, ग्रेचुटी पर्पस के लिए, हु विल गेट ग्रेचुटी? ग्रेचुटी किसको मिलता है? ग्रेचुटी किसको मिलेगा? जो एम्प्लॉय रिटायर होता है उसको। पीएफ किसको मिलेगा? जो एम्प्लॉय होता है। पेंशन किसको मिलेगी? जो एम्प्लॉय जॉब करेंगे, रिटायर होगा, उसको घर में क्या? पेंशन पर्पस के लिए, ग्रेचुटी पर्पस के लिए, पीएफ पर्पस के लिए, बोनस पर्पस के लिए, बाकी सब पर्पस के लिए आर्मी के लोग एम्प्लॉय है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। इसलिए मैं बोलता सर, इनको एम्प्लॉय मत मानना, वो किसी और पर्पस के लिए एम्प्लॉय है। ग्रेचुटी ये सब के लिए। हमारे चैप्टर में वो एम्प्लॉय नहीं है। हमारे चैप्टर में डज नॉट इंक्लूड। तो रिपीट करता हूं फिर से, आसान भाषा में, जो अदर पर्पस के लिए। अच्छा वो सब छोड़ दो, सबने इनकम टैक्स पढ़ा होगा। सैलरी निकालने के लिए वो एम्प्लॉय है कि नहीं है? आर्मी के लोग, उनकी सैलरी बनती होंगी, उनके भी 5 हेड होते होंगे, सब तो उनको भी होता होगा। बट वो लोग एम्प्लॉय होते होंगे किसी और पर्पस के लिए। दे विल नॉट बी एम्प्लॉय फॉर विच पर्पस? सीएसआर पर्पस। क्योंकि सीएसआर में एम्प्लॉय कौन होता है? जो एम्प्लॉयड होगा वेजेस के लिए, जो कौन से काम कर रहा है वो सब बता दिया। और कुछ भी हो जाए, दिस विल डज नॉट इंक्लूड कौन से लोग? आर्म फोर्सेस। हाँ, बट अगर रेलवे का एम्प्लॉय है तो वो आएगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इंक्लूड अ पर्सन डिक्लेयर्ड टू बी एम्प्लॉय बाय और इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। रेलवे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट के रूल्स। जो बसेस गोवा में चलती है वो गोवा गवर्नमेंट में आ गया, जो बसेस महाराष्ट्र में चलती है वो एमएसआरटीसी में आती होगी, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, है ना। जैसे हर जगह पे महाराष्ट्र में, मुंबई में बीएमसी है। बीएमसी इलेक्शन बहुत फेमस है वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में फेमस है बीएमसी इलेक्शंस, है ना। वैसे दिल्ली में डीडीए चलता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हर लोकल स्टेट सिटी में क्या मिलेगा आपको? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएट। तो जो बंदा पीएमसी के नल डिपार्टमेंट में काम करता है, वाटर डिपार्टमेंट में, वो भी एम्प्लॉय है ना। हाँ, पर उसको कौन डिक्लेयर किया एम्प्लॉय करके? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या? नहीं। स्टेट गवर्नमेंट? नहीं सर, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। मुझे बता, जो यहाँ पे जो पुणे में रहते हैं उनको पता होगा, जो बंदा खड़कवासला के डैम के लिए काम करता होगा वो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और खड़कवासला डैम के लिए काम कर रहा है तो वो डैम पुणे कंट्रोल में आता है पीएमसी के, तो उसका डिसीजन कौन लेता होगा? पीएमसी गवर्नमेंट। तो वो पीएमसी क्या बन गई? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पर अगर शिरडी साई बाबा का ट्रस्ट है, या फिर आंध्र प्रदेश में बालाजी ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी भगवान का ट्रस्ट है, जम्मू में वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, तो ये सब ट्रस्ट किस में आते होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, बराबर, स्टेट गवर्नमेंट में आता है ऐसे। तो ये सब आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा, ठीक है ना। और फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी कवर हो गया, मैंने बताया था आपको। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है? जहाँ पे आप एम्प्लॉय खुद से हायर नहीं किए हो, आपने एम्प्लॉय कहाँ से बुलाया है? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो वो भी एक एम्प्लॉय होता है। और ये सबको समझाया है। इतना सब ज्ञान का मतलब एक ही होगा कि सीएसआर एम्प्लॉय को काम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, डिपेंड किस पे करता है? अगर वो एम्प्लॉय है कि नहीं, है ना। अगर मैं जनरल बात करूं, इंस्पायर के लिए, अब जो भी बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, इंस्पायर के लिए क्या तुषार सर एम्प्लॉय हो सकते हैं क्या? एक इंग्लिश में हो सकता है, पर लॉ की भाषा में हम कभी एम्प्लॉय नहीं है। इनफैक्ट लॉ की भाषा में तो हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, एक एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास इस वर्ड के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास कोई भी बंदा, सबसे बड़ा बात, वेजेस पे काम नहीं करता। हमारे पास सभी एम्प्लॉय किस पे काम करता है? सैलरी पे। सैलरी पे। वेजेस क्या होता है? डेली बेसिस नहीं, वो बात तो, वो भी जरूरत नहीं है। डेली, वीकली और मंथली वो भी चलता है। तीन तीन लेवल दी हुई है, डेली भी चलता है, वीकली भी चलता है, मंथली भी चलता है। वेजेस का आपने क्या पढ़ा है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से काम में कनेक्टेड है, प्रोडक्शन से। और यहाँ पे बोले से कविता मैडम तो प्रोडक्शन कर रही है,
बच्चों को काउंसलिंग करती है और वो बच्चों को यहाँ पे भेज रही है, बट वो पढ़ा तो नहीं रही सर, इस एग्जाम्पल की बात करो तो ऐसे कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप किसको एम्प्लॉय मानते हो? आसान भाषा में और लॉ में बहुत डिफरेंशियल पॉइंट है, ठीक है। आसान भाषा में इंग्लिश एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है। मैं तो बोलता हूँ ज्यादा दूर मत जाओ, मेरे घर में जो मेड काम कर रही है वो भी एम्प्लॉय है कि नहीं है? अब हो गई एम्प्लॉय, मतलब नौकरी कर रही है। तो मेरे घर में मेड जो काम कर रही है वो भी तो एम्प्लॉय हो गई, बट मेरे घर में जो एम्प्लॉय है वो सीएसआर वाले एम्प्लॉय थोड़ी हो रही है। तो कहने का मतलब है व्हाट यू अंडरस्टैंड एज एम्प्लॉय एंड व्हाट इज डिफाइंड एज पर कोड ऑन वेजेस एक्ट, इसमें बहुत डिफरेंस है। सर चैप्टर के नाम में सबसे बड़ा वर्ड क्या लिखा हुआ है? वेजेस। तो बात दिमाग में पहले तो फिट कर लो, एम्प्लॉय वही होता है जिसको क्या मिलता है? वेजेस। अगर आपको वेजेस नहीं मिल रहा है तो आप एम्प्लॉय नहीं हो। इसके लिए, हाँ इसके लिए, नहीं तो कोई बंदा बोले सर अच्छा आपने मुझे एम्प्लॉय नहीं माना, बिल्कुल भाई तो एम्प्लॉय है कुछ और काम के लिए, इस काम के लिए एम्प्लॉय नहीं है, सीएसआर पर्पस के लिए, है ना। और इतना लंबा लेक्चर का मोटो एक ही था बताने का कि अगर सीएसआर में हर वो एम्प्लॉय जो सैलरी पे काम करता है उससे अगर एडवांटेज लिया तो वो कवर होगा कि नहीं होगा सीएसआर में? आई रिपीट माय क्वेश्चन, अगर सीएसआर में एम्प्लॉय ने बेनिफिट लिया, कौन से एम्प्लॉय ने? जो सैलरी कमाता है। आई रिपीट माय क्वेश्चन, जो एम्प्लॉइज फैक्ट्री में कंपनी में 300 लोग काम करते हैं, 200 वेजेस 200 सैलरी पर, 100 वेजेस पर, कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? 300। तो इंग्लिश में कितने एम्प्लॉइज है? 300। लॉ में कितने एम्प्लॉइज है? 100। कैसे सर 100 कैसे? क्योंकि जो 200 लोग हैं उनको सैलरी मिल रही है और सैलरी वाले एम्प्लॉय नहीं होते हैं और वेजेस वाले एम्प्लॉय होते हैं। तो ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय नहीं है। तो अगर बेनिफिट जब मिल रहा है तो कौन सी अमाउंट को हम कवर नहीं करते सीएसआर में? जो अमाउंट किसको मिली है? वेजेस को, एम्प्लॉइज को मिली है। इफ यू डू एक्टिविटी फॉर एम्प्लॉइज वो सीएसआर में कवर नहीं होगा। अगर ये कवर, ये एडवांटेज ले रहे सीएसआर के प्रोजेक्ट का तो ये एम्प्लॉय है ही नहीं ना। अब अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद। सीएसआर किन 6 लोगों को काम नहीं आता? 6 में से बहुत सारे, उसमें से एक आइटम कौन सा है? अगर एक्टिविटी किसके लिए की गई हो, एम्प्लॉयज के लिए, वो सीएसआर में नहीं आता। अच्छा अच्छा, मतलब 300 के लिए, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला सीएसआर उनके लिए काम में नहीं आता जो एम्प्लॉयज है एज पर, तो एज पर कोड ऑन वेजेस एक्ट, ये तो एम्प्लॉय नहीं है। तो इनके लिए अगर सीएसआर एडवांटेज मिल रहा होगा तो वो सीएसआर का खर्चे में आएगा। इनका वाला, इनका खर्चा अब सीएसआर बुक नहीं कर सकते क्योंकि जिनके लिए आपने किया है वो तो आपके एम्प्लॉयज है। ये समझ लें। तो जितने लोगों ने आंसर दिया समझ में आ रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत जरूरी है ये। मैं फिर से भी कहता हूँ वन मोर टाइम, क्या 300 लोग एम्प्लॉयज है? हाँ आसान भाषा में। बट हमको किस एम्प्लॉय को छोड़ना है? एम्प्लॉयज नहीं, नहीं ऐसा नहीं। कौन से लोगों का सीएसआर रूल नंबर 2D में नहीं आता? जो एम्प्लॉयज है एज पर कोड ऑन वेजेस एक्ट। तो अगर आपने 300 लोगों के लिए एडवांटेज किया, अच्छा और से समझा देता हूं, इन सबको आपने 1000 रुपए का खर्चा किया। इन एम्प्लॉय पर में कितने रुपए खर्चा किया? 1000 रुपया पर एम्प्लॉय। कितना खर्चा हुआ है? 1000 रुपए। टोटल कितना खर्चा हुआ? 3 लाख रुपए खर्चा हुआ है। तो 3 लाख रुपए आप क्या चाहते हो कि पूरा सीएसआर है? क्या पूरा सीएसआर है? क्या नहीं है। तो बस मेरा इतना आंसर दे दो आप मुझको, 3 लाख तो पूरा खर्चा सीएसआर में नहीं आएगा। कौन सा खर्चा आएगा? 2 लाख कि 1 लाख? 2 लाख सीएसआर खर्चा मानेंगे, 1 लाख का खर्चा नहीं मानेंगे क्योंकि 1 लाख का खर्चा किसके लिए किया जा रहा है? वेजेस वाले एम्प्लॉय के लिए। और वेजेस वाले एम्प्लॉय को किया गया सीएसआर, सीएसआर नहीं होता। बाकी 200 लोग जो एम्प्लॉय है बट वेजेस वाले नहीं है, बस वो तो फिर हमारा एम्प्लॉय नहीं है। और जब एम्प्लॉय नहीं है तो वो सीएसआर है। इतना आंसर है सिंपल सा ऐसे। हाँ बोलो रितिका। कोई भी काम नहीं करता है, सारे सैलरी वाले किया, बिल्कुल आएगा क्योंकि फिर पूरी कहानी किस पे डिपेंड करती है? कोड ऑन वेजेस एक्ट। मेरे देखो, मैं तुषार पहाड़े कुछ बोलना चाह रहा है, ऐसा मत सोचो। मेरे कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, लॉ की इंटेंशन। लॉ ने बोला है हमको किसके लिए बताना है? वो एम्प्लॉय जो वेजेस पे है। इसलिए हमको इतना लंबा समझा के दिया कि एम्प्लॉय कौन होना चाहिए? हु इज एम्प्लॉयड ऑन वेजेस। हाँ वो कोई भी काम कर रहा हो, इफ ही इज ऑन वेजेस, वो कौन नहीं है, सॉरी वो कौन है? एम्प्लॉय। और वो सीएसआर में नहीं आएगा। सर अगर हमारे जो लोग हैं वो सैलरी पे काम करते हैं, उनका कैसा? सर वो वेजेस पे काम नहीं कर रहे तो उनको सीएसआर करो
और CSR में खर्चा बुक भी करो। ये आंसर हो गया। फिर नहीं, फिर आप 1000 लोगों के करोगे। अब जो कृतिका क्वेश्चन है, 1000 लोगों में से 800 बाहर के लोग आए, 200 किसके लोग आए, एम्प्लॉय, और वो भी कौन से एम्प्लॉय, सारे के सारे वेजेस ही नहीं है, तो 1000 के 1000 रुपए को, 1000 के खर्चे को हम CSR में पूरा बुक कर लेंगे। बस यही आंसर है। अब जो रितिका सोच रही है वही शायद आप भी सोच रहे होंगे, सब भी सोच रहे हैं, ये तो गलत हो गया। बट गलत और सही से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ, और लॉ का इंटेंशन आपको समझना पड़ेगा। और जहां जहां मैंने बताया था कि लॉ का इंटेंशन वेरिएशन होता है, तो लॉ क्या देता है उसके ऊपर में FAQ देता है, ऐसा कोई FAQ नहीं है। और FAQ सबसे बड़ा FAQ यही है पूरा पेज, जो क्लियर करता है सर कि CSR कवर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हमने कवर पूरा कर दिया। और यहां से तो फिर सब रिपीटेड ही है कि CSR के लिए क्या बनाई जाएगी, कमेटी। कमेटी कहां रहती है, वो 4 केसेस में। लिस्टेड तो कितने लोग रहेंगे, 3। अनलिस्टेड है तो भी 3 और 2 हो सकते हैं, डिपेंड करता है अनलिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए क्या। सर हाउ टू नो, सर 149 सेक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ कहाँ चाहिए, 169 149 सब सेक्शन 4। 6 में बताते हैं कि क्राइटेरियाज, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। 4 में बताते हैं किस कंपनी में लगता है, लिस्टेड, अनलिस्टेड, हैविंग कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, बोरिंग 50 करोड़। इसके ऊपर गया तो कंपनी अगर अनलिस्टेड भी हो तो भी इंडिपेंडेंट चाहिए, और इंडिपेंडेंट चाहिए मतलब CSR कमेटी भी चाहिए, और कमेटी में 3 लोग चाहिए। और कंपनी अनलिस्टेड है और छोटी छोटी अमाउंट वाली है तो उसमें 2 लोग चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए, फॉरेन कंपनी में 2 लोग चाहिए पर्सन, और 2 पर्सन में से एक पर्सन ऑथराइज्ड बाय फॉरेन कंपनी और एक बंदा नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी, 2 आदमी रहेंगे। ये सब हमने पढ़ चुके हैं। इनके काम क्या होते हैं, वो 5 काम है ना। CSR प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाना, पॉइंट नंबर 2 कैसे खर्चा होगा वो बताना, पॉइंट नंबर 3 मॉडलिटी बताना कि खर्चे की सीक्वेंस क्या रहेगी, चौथा इसके ऊपर पूरा मॉनिटरिंग करना। और अगर कुछ केसेस में, कौन से केसेस में, जिसका खर्चा 10 करोड़ से ज्यादा होगा, वहां पे क्या लगता है, इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वो भी करवा लेना। इसलिए वहां पे लिखा हुआ जानबूझ के ई-फैनी, क्योंकि ई-फैनी सबको लगता नहीं है, कुछ को लगता है, तो वो भी बता दिया। ये 5 रोल किसके है, कमिटी के। बट अगर कमिटी का स्पेंड अमाउंट 50 लाख से कम होगा तो उस कमेटी में CSR कमेटी लगती नहीं है, तो उसमें ये जो 5 काम है ये कौन निपटाएगा, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब सिंपल भाषा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, तो ये भी निपटाएंगे। तो ये पूरा काम अपन ने कर लिया। फिर वही फंक्शन, देखो रिपीट ही है फंक्शन और पिछला पॉइंट में क्या डिफरेंस है, फंक्शन में भी यही 5 आइटम लिखे हुए थे, वही 5 आइटम है। और जो काम कमिटी नहीं कर रही वो काम कौन करेगा, फिर बोर्ड। तो बोर्ड का काम क्या है, वही सब चीजें का नेक्स्ट वर्जन। कमिटी बनाएगी, कमिटी ने क्या बनाया, पॉलिसी, वो पैसे को अप्रूव कौन कर रहा है, बोर्ड। कमिटी क्या करेगी, मॉनिटर। बोर्ड क्या करेगा, एंश्योर करेगा कि मॉनिटर हो रहा है कि नहीं। देखो है ना, आफ्टर टेकिंग दिस, एंश्योर करना, सेटिस्फाई करना, एंश्योर करना, हर चीज बोर्ड क्या कर रहा है, चेकलिस्ट, वो सिर्फ नजर रखता है। देखा ना, वो कंपनी में नहीं, वो सुपरवाइजर होता है, पीछे हाथ खड़ा करके देखते रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खुद से कुछ नहीं कर रहा है, वो देख रहा है। ऐसे नहीं खुद कुछ नहीं कर रहा है, उन्होंने जो करना था बहुत किया है, जिंदगी में बहुत काम किया, तब जाके कहाँ बने आज, सुपरवाइजर लेवल पे। तो आज पीछे हाथ करके सिर्फ देखते रहते हैं, बट वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सुपरवाइजरी, दे आर जस्ट मॉनिटरिंग। तो यहां पर भी हमारे कहानी में सारा काम कौन कर रहा है, कमिटी, और फिर बोर्ड क्या कर रहा है, सर मॉनिटरिंग, सुपरवाइजरी, देखते रहना, ओके हाँ ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ, सर ये हो जाएगा कल, हाँ तो करवा लेना। ये टोन किसका होगा, बोर्ड का, सर कल हो जाएगा, सर कल कर देंगे, सर कर देंगे, ये कमेटी का काम। तो कमेटी खुद करेगी, बोर्ड नहीं बोलेगा हाँ भी मैं कर देता हूं। तुम क्यों करोगे भाई, तुम्हारे पास बाकी काम धंधे नहीं है क्या, तुम बाकी काम करो, इतना बड़ा कंपनी चलाना है, डू योर वर्क, आप सिर्फ देखते रहो। तो ये समझना वाली बात है बस। तो ये सारी बातें रिपीट ही हो रही है, इतना आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, वी हैव डन विद द पॉलिसी ऑल्सो। और हाँ, हमारे पास पॉलिसी के एक एक्शन प्लान दिया हुआ है, मॉडल पॉलिसी दी हुई है। मॉडल पॉलिसी के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी रियल पॉलिसी खोल के देख लेना, एक मॉडल का मतलब समझते हो, मॉडल मतलब एक ड्राफ्ट, एक डमी पॉलिसी, ठीक है ना। तो मॉडल दिया हुआ है, इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मॉडल में मैं फिर से भी करूंगा, कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप। मॉडल में वही आएगा, फंक्शंस, वही एक्टिविटी, कौन से नाम, शेड्यूल 7 वाले। इतना बोरिंग होगा आपको, वैसा तो सब हमने पढ़ लिया है। हाँ, तो चैप्टर का नाम पॉलिसी था, और पॉलिसी पढ़ने के बाद पॉलिसी में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो चैप्टर पढ़ा है। ऐसा होगा नहीं सर कि पूरा पढ़ा कुछ और, सर इस पर कुछ अलग होगा, अलग हुआ तो फिर अपनी लर्निंग खराब हो गई। इतना दिन किया है क्या फिर अपन ने, तो ये बना जरूरी था। ये सारे फंड्स वही वाले हैं जो हमने डिस्कस किए, ठीक है, सारे वाले। तो एक बार ये देख लेना पूरी पॉलिसी, एंड वी हैव डन विद द कंप्लीट पॉलिसी ऑफ दिस
आपके मॉड्यूल में शायद आईटीसी की पॉलिसी दी हुई है ना, आपके मॉड्यूल में शायद आईटीसी की पॉलिसी दी हुई है, आईटीसी की। एंड जो बच्चे आप जानते हो मुझसे, मैंने आपको पढ़ाया जब है, तो मैंने आपको किसकी पॉलिसी दी हुई है? रिलायंस की। आई हैव गिवन यू रिलायंस पॉलिसी, मॉड्यूल ने आईटीसी दी हुई है। जानबूझ के मैंने अपने मॉड्यूल, मेरे नोट्स पे क्या डाला नहीं? आईटीसी। क्यों डाला नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो आप क्या कवर करोगे? आईटीसी। आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो आप क्या कवर करोगे? रिलायंस। और जब दोनों के बाद अगर आप कोई तीसरी पॉलिसी देखोगे, महिंद्रा की, एशियन पेंट की, विप्रो की, किसी की भी, तो आपको बातें बहुत सादा समझ में इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिसी। तो ये चैप्टर छोटा सा आपका जो हमने कवर किया पूरा। अच्छा, टाटा मोटर भी दिया आपके पास, वेरी गुड, टाटा मोटर भी दिया हुआ है। तो आप देखो, इफ यू जस्ट कवर टाटा मोटर्स फ्रॉम मॉड्यूल, यू कवर रिलायंस। मुझे बताओ, इंडिया के 2 बड़े कॉर्पोरेट में टाटा आ गया, रिलायंस आ गया। मेरे नोट पे रिलायंस है, बोले में टाटा है। टाटा एक बार देख लेना टाटा क्या करता है। देखो, घुमा फिरा के क्या ही करेगा, वही सब करेगा जो हम कर रहे हैं, हम जो पढ़े हैं। ऐसा कौन सा काम करेगा बताओ ना, आप पढ़ लेना कभी भी। टाटा क्या करता है? हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, एनवायरमेंट, कुछ नहीं कर, मतलब नया क्या कर लेगा? कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी ऐसा क्या कर लेगी जो हमारे सिलेबस के बाहर है? वो वही काम करेगी जो हमने पढ़े हुए। ठीक है ना? तो यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस वाज सिंपल चैप्टर ऑफ सीएसआर पॉलिसी विच वी हैव कवर्ड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया रिवीजन, वेरी क्विकली हमने कवर कर लिया। ठीक है, आगे मिलेंगे लोग चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर में। ठीक है ना?